गुड इवनिंग। आज आप लोगों को जो 2022-23 में एमपी बोर्ड में क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ है, उस क्वार्टरली एग्ज़ाम में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें सेट ए पेपर में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 15। तो उस क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन हम बता रहे हैं। इसके पीछे वीडियो में हमने उसके ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, सेट ए के भी और सेट बी के भी, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 15 है, वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका सलूशन आज, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो सब फिजिक्स के टीएस चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब ढूंढ पे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। लेकिन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो शायद उसमें ना रहा हो, तो हम उसका वीडियो बना रहे हैं आज। तो उसका सलूशन, उसके सलूशन के लिए आप लोग स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। पहले तो ये बता दें कि 12th क्लास फिजिक्स 12th क्लास क्वार्टरली एग्ज़ाम 2022-23 में जो पेपर हुआ है वो सेट था 1207 ए। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसमें ये आए है, उसमें ये कहा गया है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, और उसे 15.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध की सहायता से 120 वोल्ट की डीसी स्रोत से चार्ज किया जाता है। तो चार्ज करते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, यानी प्रश्न पहले लिखे देते हैं, देखना। आठ वोल्ट विद्युत, पेपर में देख लीजिएगा, वैसे सेट ए में है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट डीसी स्रोत से 120 वोल्ट डीसी स्रोत से बैटरी को चार्ज यानी आवेशित किया जाता है। तो चार्जिंग के समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, यह है प्रश्न। प्रश्न हमने लिख दिया, आप मिलाते रहना, यानी क्वेश्चन नंबर 15 ए। आठ वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 15.5 ओम प्रतिरोध के तार का उपयोग करके 120 वोल्ट डीसी स्रोत से बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो चार्जिंग के समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा।
चार्जिंग के समय उसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो बैटरी का ओरिजिनल विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 8 है। बैटरी का विद्युत वाहक बल है कितना, 8। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 और बाह्य प्रतिरोध कितना है, 15.5। अब आवेशित किया जा रहा है, आवेशित की जा रहा है तो इससे धारा तो ली नहीं जा रही है, धारा सेल से धारा नहीं ली, बैटरी से धारा नहीं ली जा रही है, बल्कि इसकी सहायता से उसको धारा दिया जा रहा है। किसकी सहायता से, बात को समझिए। इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत बल यदि आवेशित न किया जा रहा होता, ये कहा जाता कि इससे धारा कितनी प्राप्त होगी, तो विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ठीक है ना। लेकिन जब उसको आवेशित कर रहे हैं तो एक विद्युत वाहक बल तो इसका 8 वोल्ट ये है, और जिसकी सहायता से हम आवेशित कर रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल कितना है, 120 वोल्ट। लेकिन आवेशित करते समय बाह्य स्रोत का विद्युत वाहक बल, डीसी स्रोत का विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल एक दूसरे के अपोजिट होंगे आवेशित करते समय। तो आवेशित करते समय जो कुल विद्युत वाहक बल लिया जाएगा वो 120 - 8 होगा। इसका विद्युत वाहक बल तो 8 है और स्रोत का विद्युत वाहक बल 120 है, तो ये लगता होगा दोनों मिला के 128 हो जाना चाहिए। लेकिन चार्जिंग के समय क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल स्रोत का होगा और बैटरी का होगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उस समय परिणामी विद्युत वाहक बल की यदि बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 - 8 बराबर 116। और 116 जब हो जाएगा तो आवेशित करते समय धारा कितनी होगी, 116 बटे कुल प्रतिरोध। यदि मान लीजिए चार्ज करते समय की बात ना करें तो I बराबर होगा 8 बटे 15.5 धन 5, 0.5। यदि चार्जिंग की बात ना करें तो यदि ये कहा जाए कि इस बैटरी से धारा कितनी मिलेगी तो विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल है 8, कुल प्रतिरोध दोनों को मिला के। लेकिन हमको क्या करना है, चार्ज कर रहे हैं ना, तो चार्जिंग करते समय इसका विद्युत वाहक बल कितना लेना पड़ेगा, 120 - 8 लेना पड़ेगा। और धारा I बराबर ये, तो ये 15.5 धन 0.5। और ये आपको बता दें आवेशित करते समय बैटरी का विद्युत वाहक बल और स्रोत का विद्युत वाहक बल एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए ये इसको हल करेंगे तो 116 बटे कितना, सॉरी 16 कहाँ से आएगा, 12 ना आएगा, और ये हो 16, तो 16 सत्ते 112, ठीक है ना। ये 7 6 42, 7 1 7 4 11, ये आ गया। तो यानी जब आवेशित कर रहे हैं तो चार्जिंग के समय धारा का जो मान होगा वो कितना होगा, ये। अब टर्मिनल वोल्टता V बराबर E - IR सूत्र होता है, ये ध्यान रखो। टर्मिनल वोल्टता V बराबर E - IR, टर्मिनल वोल्टता V बराबर E - IR होता है। और जब V = E - IR होता है तो E का मान कितना है, 8 है, और I का मान कितना है, ये है। R का मान कितना है, 0.5 है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। लेकिन एक बात और भी है, V = E - IR जो फार्मूला होता है ये एक्सेप्ट चार्जिंग के अलावा वाली कंडीशन में है, चार्जिंग के अलावा वाली कंडीशन में है। और जब चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग करते समय जो होगा विद्युत विभवांतर, तो वो यहाँ फार्मूला में प्लस होगा। जब आपने सिद्ध किया था
इसके पीछे हमने इसको सिद्ध करवाया, उसको लेक्चर में देख लीजिएगा। आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में संबंध है। तो एक फार्मूला आया था V = E - IR, V = E - IR। लेकिन हमने ये कहा था कि आवेशित के समय, उसमें बता भी दिया था, आवेशित करते समय यही फार्मूला, आवेशित करते समय यही फार्मूला होता है V = IR, V = E + IR। तो E का मान कितना लिख देंगे 8, I का मान कितना लिख देंगे 7, R का मान कितना लिख देंगे 0.5। तो 8 धन ये 3.5 यानी 11.5। ठीक है। अब आप कुछ लोगों को लगता होगा सर विद्युत वाहक बल तो विभवांतर से बड़ा होता है, हैं, विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आवेशित करते समय, चार्जिंग के समय, जिस समय बैटरी को चार्ज किया जाता है उस समय विभवांतर ही विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है। इसका भी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था, उसका वीडियो हमने बना दिया है, उसके पहले उसका सलूशन में, है ना। तो वैसे विद्युत वाहक बल जो है विभवांतर से बड़ा होता है, लेकिन आवेशित करते समय जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उस समय विद्युत वाहक बल छोटा हो जाता है, विभवांतर बड़ा हो जाता है। वही विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता। तो देख लो, टर्मिनल वोल्टता बड़ा है और विद्युत वाहक बल 8 है। तो आवेशित करते समय ये होता है। अब अन्य परिस्थिति में लगाते तो V = E - IR होता। ठीक है ना। 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला, ये जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो विद्युत वाहक बल इन दोनों का परिणामी लेना पड़ेगा। तो ये दोनों विपरीत दिशा में हो तो घटा के और उससे धारा का मान लाएंगे। धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध मतलब आंतरिक वाहक मिला के, तो चार्जिंग के समय प्राप्त धारा आ जाएगी। और टर्मिनल वोल्टता बराबर सूत्र होता है V = E - IR। ये अन्य परिस्थिति में होता है, पर चार्जिंग के समय यही फार्मूला ये होता है। तो ये लगा देना है बस, इसमें कुछ है ये नहीं है। ठीक है ना। तो देखो अब लिखे देते हैं। हल, दिया है बैटरी का विद्युत वाहक बल बराबर 8 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध r बराबर 0.5, बाह्य प्रतिरोध R बराबर 15.5 ओम, DC का वोल्टेज बराबर 120 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टता भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेशन के समय धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो 120 - 8 और 15.5 धन 0.5 बाह्य और आंतरिक मिला के ये हो जाएगा 112/16। तो 7 एम्पियर I बराबर आवेशन के समय धारा बराबर इतना आ गया। कुल विद्युत वाहक बल घटाएंगे, क्योंकि जब चार्जिंग करेंगे, सेल को चार्जिंग करेंगे तो इसका विद्युत वाहक बल इसका विद्युत वाहक बल एक दूसरे के विपरीत होंगे, ध्यान रखना। इसलिए माइनस, और ये 112/16 तो 100 ये आ गया। ठीक है ना। फिर लिखते हैं आवेशन के समय टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज लिखे दे रहे हैं, इतना इंग्लिश चला लोगे। V = E + I
आर, तो ई मतलब ये, और आई मीन्स 7 और 0.5, तो 8 और ये 3.5, तो 11.5 वोल्ट ये होगा। इसकी टर्मिनल वोल्टता इतनी होगी। ठीक है ना। कुछ बच्चों को ये याद होगा कि सर फार्मूला तो V = E - IR होता है। उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि इस बात को ध्यान रखना कि V = E - IR ये ज़रूर होता है, पर जब सेल को आवेशित कर रहे होते हैं, सेल या बैटरी को, तो उस समय ये फार्मूला V = E + IR होता है। मतलब ये है कि अन्य परिस्थितियों में विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है, विद्युत वाहक बल विभवांतर से टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होता है, लेकिन आवेशित करते समय, बैटरी या सेल को आवेशित करते समय टर्मिनल वोल्टेज ही विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है। अर्थात आवेशित करते समय ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये नहीं, याद रखना। ये खाली स्थान में एक क्वेश्चन आया भी था सेट ए अथवा सेट बी में। ठीक है ना। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया था, उसको भी देख लो। उसमें ये लिखा था क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से है ना। उसमें ब्रैकेट में लिखा भी है, कमरे के ताप पर किसी तपन अवयव, तपन अवयव कोई चालक से मतलब समझ लो, है ना। यानी कमरे के ताप पर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तपन अवयव का प्रतिरोध जो था वो 100 ओम था। ठीक है। फिर ये कहा गया कि यदि उस तपन अवयव का प्रतिरोध है, यदि उस तपन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, तो बताइए कि ऐसा कौन सा ताप होगा जिस ताप पर उसका प्रतिरोध 117 होगा। यानी सीधे सीधे ये आप समझो उसकी मीनिंग, किसी चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितने ताप पर उसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा, जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान दिया है। ठीक है ना। हैं ये तपन अवयव सवयव ये कुछ भी लिखा है, मतलब आप मीनिंग को समझिए कि एक चालक तार है कुछ मान लीजिए, और उसका प्रतिरोध 100 ओम है, कितने ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर। फिर ये कहता है कि उसका प्रतिरोध 117 ओम यदि हो जाए, तो कितने ताप पर उसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा, जबकि उसका प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस दिया गया है इनवर्स में। ठीक है ना। तो देखिए जैसा प्रश्न लिखा है 15 का अथवा, क्वेश्चन जैसा लिखा वो लिखे देते हैं, मीनिंग तो हमने समझा दिया। लिखा है कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तपन अवयव, आप सीधे कोई चालक तार समझ लो, का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है। कमरे के ताप पर किसी तपन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, तो बताइए कि ज्ञात कीजिए कि किस ताप पर उस अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा, जबकि तपन अवयव का प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स है ये। ठीक है ना। यानी किसी का प्रतिरोध 100 ओम है, कितने ताप पर, 27, और उसी का
प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो कितने ताप पर होगा, ये प्रश्न है। ठीक है ना, कितने ताप पर उसका प्रतिरोध है, 117 हो जाएगा। ठीक, दिया है, देखिए बहुत आसान सा है, दिया है T1 बराबर, किसी तरीके से लिखो, T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, तो R1 बराबर कितना है 100 ओम, और R2 बराबर दिया है 117 ओम, तो T2 बराबर ज्ञात करना है, जबकि अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है, ये रहा, ये प्रश्न है। जब R1 का मान 100 है तो T1 का मान 27, ये समझ लो, T1 27 तो R1 100, और जब R1 117 तो T1 कितना होगा, ये T2 कितना होगा, ये ज्ञात करना है ना। दो ठो प्रतिरोध दिए हैं, एक ठो ताप, एक ताप पर प्रतिरोध, दूसरे ताप पर प्रतिरोध ज्ञात, दूसरे प्रतिरोध के संगत ताप ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, वो देखना, ये होता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फार्मूला है। तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा, और इसको लिख सकते हो T2 माइनस T1। ठीक है, समझते चलना, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल T। ठीक है, तो R2 बराबर 1 प्लस डेल T का मतलब T2 माइनस T1, और यहाँ सब मानों को रख दो, चाहे हल करके हम पहले फार्मूला ला लेते हैं। ठीक है ना, फार्मूला बना लेते हैं, देखना, तो ये R2 अपान R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, देखते रहना, ये 1 को इधर ला दो, तो R2 बटे R1 माइनस 1 बराबर अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर है। इसमें हम क्या कर दें, R2 माइनस R1 अपान R1 इक्वल टू अल्फा, और ये T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इधर भेज देते हैं। ठीक है ना, वैसे हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते थे। ठीक है, कोई चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता था, उसके बना सकते हैं। अब अल्फ़ा को इधर भेज देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा को इधर भेजते हैं, देखना, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपान R1 अल्फ़ा। ठीक है ना, इक्वल टू क्या, T2 माइनस T1। हमको मान चाहिए किसका, T2 का चाहिए, किसका, तो इसको इधर ला देते हैं, तो R2 माइनस R1 अपान R1 अल्फ़ा और प्लस T1 इक्वल टू T2। ठीक है, अब सबका मान रख दो, सबका ये हो गया अब सबका मान रखे दे रहे हैं, देखना, सभी का मान रखते हैं। R2 मीन्स 117, R1 मीन्स 100, R1 मीन्स 100, अल्फ़ा मीन्स 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 4 प्लस T1 यानी 27 बराबर T2। ठीक है, इतना भी ठीक है। आगे ये घटाएंगे, कितना आएगा 17, और ये 100 का गुणा कर देते हैं। देखना, एक ठो जीरो इसको दे दें, एक ठो जीरो इसको दे दें तो ये 17 हो जाए, एक ठो जीरो इसको दे दें 17 हो जाए, और ये 10 की घात माइनस 3, यानी 17 गुणे 10 की घात माइनस 3 प्लस 27 बराबर T2। नहीं समझे, एक ठो जीरो इसको दिए तो ये 17, और एक ठो जीरो इसको दिए तो -4 से -3 बन गया, और ये 17 से 17 कैंसिल, और ये 10 की घात 3 ऊपर, 10 की घात 3 ऊपर, और ये 27 बराबर T2। तो ये हो गया 1000, और ये 27 बराबर T2, यानी T2 बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या कन्फर्म हुआ। अब
वैसे तो कोई फार्मूला लगाना चाहे तो डायरेक्ट ये फार्मूला कह देता कि हम ये फार्मूला लगा देते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला यदि लगाते तो ये अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1, इसको सॉल्व करते तो भी वही आता लास्ट में। ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये सेट ए में, ये सेट ए पेपर का है, ध्यान दीजिएगा। सेट बी में मत मिलाना। सेट बी में हो सकता है दूसरा प्रश्न होगा। सेट बी में दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसका भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। इसमें चैनल, नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जब भी वो उसका वीडियो बनेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस प्रकार के हमेशा जो भी आप लोग किसी को प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन की इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप ये बता सकते हैं कि इसकी ये प्रश्न में हमको समस्या है ना, तो उसका वीडियो हम बना देंगे। थैंक यू।